बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति वाली किताब से तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। तो समझें, पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। यानी सत्ता का बंटवारा किया गया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें हम लोगों ने दो उदाहरण भी पढ़े थे, बेल्जियम और श्रीलंका के जो। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले आदि के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। यानी इन आधारों पर भी वो अपनी पहचान बनाते हैं। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर, यानी इतनी सारी विविधताएं हैं सब में, पूरे समाज में, उन सब में जो है सामंजस्य बिठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है लोकतंत्र। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, यानी जो अंतर है वो कैसे अलग अलग रूप धारण करता है। और फिर यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो एक कहानी के आधार पर, ये मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है, इसके आधार पर इस बात को समझेंगे। तो इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के आधार पर हम इस कहानी को समझेंगे। अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था कि एक प्रमुख घटना है ये। इस प्रमुख घटना से संबंधित यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 ओलंपिक मुकाबले क्या होते हैं, ये खेल हैं, मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। यानी 200 मीटर दौड़ में पदक समारोह जो हुआ उसकी तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं, वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकी हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मानकों की एक माला भी पहनी थी, यानी काले मोतियों की माला भी पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। यानी वहाँ पर सभी देशों के लोग थे उस समारोह में, तो उन्होंने सबका ध्यान अमेरिका में जो रंगभेद नीति चलती है उसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थीं। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? तो वैसे तो अनुचित था, क्योंकि इसमें अपने ही देश की मतलब पोल खुलती है।
क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे न अश्वेत, क्यों इन विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए। मतलब सरकार ने इनको दोषी माना। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। भाई इसमें क्या होता है, अपने देश की बदनामी होती है। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। मतलब दुनिया को पता चला कि अमेरिका में इस तरह का चल रहा है, रंग भेद नीति चल रही है। तो जब दुनिया को पता चला तो वहाँ पे अमेरिका में कुछ नागरिकों को अधिकार देने के प्रयास किए गए। हाल में ही सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहाँ इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। अब कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन, यानी नस्ल भेद जो नस्ल को लेकर के जो भेद रहता है, इसके विरोध में सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। यानी जातियों को लेकर के भी जो बड़ी छोटी ऊंच नीच वाली कही जाती हैं, तो उसको मतलब उन्होंने कहा कि इसमें जाति भेद भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं सामने आईं। अमनदीप कौर, ये सरकारी अधिकारी हैं, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बना तो उसमें ये जो जातिगत जो भेदभाव है इसको कानूनन हटा दिया गया। ये गलत है। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि नियम बन गया कि कोई जातिगत भेदभाव नहीं है तो उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ़ हूँ। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना गलत है। आइनम, ये समाजशास्त्री हैं, इनके विचार क्या हैं? जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ़ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीवशास्त्रीय होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। अब इसके बाद हैं अशोक, ये दलित कार्यकर्ता हैं। किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना, दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्रीय नहीं है, यह जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मामला ज़रूर उठाना चाहिए। ये इनके विचार थे। इनमें से किस राय को आप सबसे सही मानते हैं और क्यों? ये आप इसको पढ़ के समझ के और कारण भी बताएंगे और ये बताएंगे कि किसकी राय सबसे सही है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।